हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी एन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग आज 29/1/2017 का बिहार एसएससी का ध्यान देंगे। यहाँ पर ये जो परीक्षा तिथि थी 29/1/2017 का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जो कि अंतिम प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग वॉल्यूम 2 भी इसका लेकर के आएंगे, यूथ कंपटीशन का, और प्लेटफॉर्म का भी वॉल्यूम 3 हम लोग करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट है। और इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, और भी सारे पब्लिकेशन का लगा हुआ है दोस्तों, प्ले लिस्ट बना हुआ है दोस्तों, जाइए वहाँ पर रिवीजन स्टार्ट कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न बिना देरी किए। 29/1/2017 को ये आपको परीक्षा हुआ था। ध्यानपूर्वक सभी लोग देखेंगे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स ध्यान देगा, सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक करेंगे आप लोग और अपने एक ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको अंतिम प्रैक्टिस सेट है, जो कि प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, ये 29/1/2017 को ये एग्जामिनेशन हुआ था। पहला प्रश्न है, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था। भारत की पूछ रहा है कि सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ से टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, 1973 में इसको शुरू किया गया था। देखिए यहाँ पर दिया भी है, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, वही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपको सही उत्तर होगा। ये जो है कि आपको यह पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है, यानी कि बाघों के लिए ये है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर की नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था। ध्यान देंगे यहाँ पर, प्रश्न संख्या 2 कहता है नीति आयोग का ये प्रारंभ कह रहा है कि कब हुआ था। तो जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन छोटा डेट याद रखिएगा आप लोग, 1 जनवरी 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015 याद रखिएगा, पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए दे रखा भी है। और ये जो है कि आपको किसका स्थान लिया है दोस्तों, तो ये योजना आयोग का स्थान लिया है, नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, इसका याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के। नीति आयोग का देखिएगा कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो NITI जो होता है नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान हिंदी में होता है इसका, दोनों याद रखेंगे आप लोग, पूछा जाता है फुल फॉर्म। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। ध्यान देंगे, पवनार आश्रम के संस्थापक पूछ रहा है यहाँ पर कौन थे, तो विनोबा भावे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर होगा, विनोबा भावे थे पवनार आश्रम के संस्थापक है। यह जो है कि पवनार एक ऐतिहासिक गांव है जो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में धाम नदी के तट पर बसा हुआ है। राजपूत राजा पवन के नाम पर इसका नाम पवनार पड़ा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न संख्या कहता है जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है। ध्यान दीजिए, J&K की जो पूछ रहा है आधिकारिक भाषा वहाँ क्या चलती है, तो वहाँ दोस्तों उर्दू चलती है। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज, जो कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारतीय संसद ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य की राजनीति में बदलाव करते हुए विधानसभा सहित इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित किया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसको जो है कि अब यूटी बन गया है, पहले स्टेट था जम्मू कश्मीर, अब इसको केंद्र शासित प्रदेश इसको कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, और लद्दाख भी, दोनों को। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को ये आपको बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर 5 नंबर देखेंगे हम लोग के, जापान की संसद क्या कहलाती है, यानी कि जापान की संसद का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो डायट यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, डायट, जापान की संसद का नाम क्या है, डायट याद रखिएगा। और इसके साथ साथ और भी है, देखिएगा कोटेक्स स्पेन का होता है, सोजिम आपको, डेल आपको आयरलैंड का होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है नीचे में। जापान डायट, बांग्लादेश को जाति संसद है, वहाँ के संसद का नाम। रूस ड्यूमा, भारत में संसद है, सभी लोग जानते होंगे। स्पेन कोटेक्स हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ये देखिए कोटेक्स दिया है। और भी आगे देखेंगे, इसे पोलैंड का सोजिम है यहाँ पर। ठीक है, सोजिम पोलैंड सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर यहाँ कहता है रियाल किस देश की मुद्रा का नाम है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है कि रियाल की कौन सी देश का मुद्रा का नाम है, करेंसी का नाम पूछ रहा है रियाल। तो सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सऊदी अरबिया। ठीक है, सऊदी अरब के करेंसी का नाम सऊदी अरब का रियाल है यहाँ पर। ठीक है, और भी यहाँ पे देखिएगा, रोमानिया में ल्यू चलता है करेंसी, पाकिस्तान में रुपया, सऊदी अरब में रियाल, अंगोला में नवीन क्वांजा। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 7 नंबर, भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय झंडा जो है अपना तिरंगा झंडा जो है, और इसको तिरंगे झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था, पिघली वेकैया, नाम याद रखिएगा। ठीक है, पिघली वेकैया। और ध्यान दीजिएगा, उसके चक्र का रंग यहाँ पूछा जा रहा है, तो चक्र का रंग इसलिए आपको सभी लोग जानते होंगे कि नीला है आपको। ठीक है, ब्लू कलर का है। और चक्र में आपको
तीलियों की संख्या कितनी है ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो 24 याद रखिएगा, ठीक है, 24 तीलियों की संख्या है, ठीक है, याद रखना है इसको। इस तरह का भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, काफ़ी इजी प्रश्न है, लेकिन जिन्हें याद नहीं रहता है टफ हो जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जिसके तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग जो इसमें होता है, केसरिया, सफ़ेद और हरा, ठीक है, कि 36 पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र के द्वारा सुशोभित की ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया, देखिए दिया है यहाँ पर, पिंगली वेंकैया ने की थी 22 जुलाई 1947 को। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे तिरंगे झंडे को संविधान में कब आपको एक्सेप्ट किया गया था, तो संविधान में अपनाया गया था कब, तो 22 जुलाई 1947 याद रखना है ये डेट, ठीक है, छोटा डेट के साथ 22 जुलाई 1947 है। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो इसका देखिएगा अरविंदो घोष ने किया था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वंदे मातरम जो है कि भारत का ये राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, जिसके रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, याद रखिएगा इसको, इनका नाम, ठीक है। और इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था ना वंदे मातरम का, तो इनका नाम याद रखिएगा लोग, अरविंदो घोष, तथा उर्दू में अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था, ठीक है, उर्दू में अनुवाद किसने किया था वंदे मातरम का, आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था, देखिएगा 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी अधिवेशन में गाया गया था। और ध्यान दीजिएगा कि वंदे मातरम जो है आपका इसको गाने का जो टाइमिंग पीरियड जो पूछा जाता है कि कितने समय में इसको गाया जा सकता है, तो 65 सेकेंड याद रखिएगा, ठीक है, 65 सेकेंड याद रखना है इसको। अब भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसको गाने का समय कितना है टोटल 52 सेकेंड, और अगर उसको संक्षिप्त विधि में गाने के ये पूछ दिया जाए तो 20 सेकेंड याद रखिएगा, ठीक है, 20 सेकेंड में संक्षिप्त विधि में राष्ट्रगान को गाया जा सकता है, और अधिकतम टाइम 52 सेकेंड है। 9 नंबर प्रश्न है कि एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को, यानी कि एक चैत्र जो है, चैत्र का जो 1 तारीख है वो किस दिन पड़ता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा डी यहाँ पर देखिएगा कि 22 मार्च को पड़ता है, ठीक है, 22 मार्च और 1 चैत्र आपको दिन ये बराबर होता है। सत्यमेव जयते ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, काफ़ी इजी प्रश्न है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है कि सत्य की सदैव विजय होती है, यानी कि सत्य में ही जीत है, सत्य में ही विजय है, ठीक है। और इसे बाद में जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श के रूप में इसे वाक्य के रूप में अपनाया गया था। 11 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की पूर्व परीक्षण यात्रा दिल्ली और किस शहर के बीच हुई थी, तो दिल्ली और आगरा के बीच हुई थी, यहाँ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है, तो तमिलनाडु में आपको इरूला जनजाति मुख्य जनजाति जो है यहाँ की, तमिलनाडु में आपको मुख्य जो ट्राइब्स है वहाँ की जो पाई जाती है इरूला है, ठीक है, इरूला ट्राइब्स याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर की जाड़वा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा कि जाड़वा जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अंडमान निकोबार में, ठीक है, जाड़वा जनजाति। यहाँ पर और भी कुछ जनजाति और ट्राइब्स का यहाँ पर देखिएगा नाम दिया है, जैसे कि जाड़वा मध्य व दक्षिणी अंडमान में पाया जाता है, ओंग लघु अंडमान में पाया जाता है, सेंटलीज द्वीप में, शोम्पेन ग्रेट निकोबार और निकोबारी ग्रेट निकोबार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, द ऑडेसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है, ध्यान दीजिएगा, द ऑडेसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है, थोड़ा सा यहाँ पर ये ब्लर हो गया है ये क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ से ओबामा है ये लिखा हुआ, ठीक है, ओबामा, द ऑडेसिटी ऑफ होप के लेखक है आपको ओबामा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर कहता है कि समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एडी का यहाँ पर अर्थ पूछा गया है कि क्या होता है, एनो डोमिनी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनो डोमिनी, यानी कि एडी जो होता है एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी को कहा जा रहा है, ठीक है, ईस्वी, ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि कौन सा सन चल रहा है, तो 2024 ईस्वी, ठीक है, इस तरह से, तो ईस्वी ईसा मसीह के जन्म के दिन के बाद, ठीक है, याद रखिएगा, ईसा मसीह के जन्म के बाद के डेट को ईस्वी कहा जाने लगा, यानी कि जिसको एडी कहा जाता है ईस्वी में, और इनके जन्म से पहले का जो डेट आता था वो ईसा पूर्व यानी कि बीसी कहलाता था, यानी कि ईसा पूर्व में उसको उल्टी गिनती चलती थी, ठीक है, उल्टा डेट गिना जाता था, यानी कि बीसी का मतलब होता है बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, यीशु मसीह के जन्म के दिन के पहले। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर, ठीक है, तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। 17 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर देखिए कि शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है, शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गांधी जी को जिस दिन नाथूराम गोडसे ने गोली से शहीद किया था, तो उसी दिन को अब ये पुण्यतिथि कहिए या आपको शहीद दिवस कहिए, ठीक है, महात्मा गांधी की, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 30 जनवरी को मनाया जाता है। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर प्रश्न है, अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंचना
होने यानी कि एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। इसको कहते हैं हम लोग नोमोफोबिया, ठीक है? नोमोफोबिया यानी कि अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुँच ना होने का जो डर कहलाता है, यानी कि जिसको एक्सेस खोने का जो जिसको डर कहते हैं, नोमोफोबिया के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, तो उसका नाम क्या था? तो पाथेर पंचाली याद रखिएगा, काफ़ी फेमस और फेमस है, पॉपुलर क्वेश्चन है। हमेशा ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, और इनफैक्ट ये आपको पूछा हुआ है। हम लोग बीएसएससी का जो प्रीवियस ईयर का जो एग्जामिनेशन हुआ है वही हम लोग सेट देख रहे हैं। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, वीडियो को आप लोग स्पीड बढ़ा कर भी देख सकते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जो पाथेर पंचाली जो बना था सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली जो है कि इसका हिंदी अनुवाद पथ गीत है, ठीक है। 1955 में बनी बंगाली भाषा की नाटक फिल्म। 20 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, तो सी हो जाएगा यहाँ से, कोलकाता संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, यहाँ याद रखेंगे आप लोग। इसे कोलकाता में जो है कि इंपीरियल संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र किसने किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा, नाम याद रखिएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 22 नंबर के, कौन इसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए तो धन्वंतरी यहाँ पर नाम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। 23 नंबर प्रश्न कहता है, आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? तो आईपीएल यानी कि आईपीएल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग, याद रखिएगा फुल फॉर्म भी, और इसका आरंभ हुआ था 2008 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहला आईपीएल 2008 में खेला गया था। किसके किसके भी ध्यान दीजिएगा, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर देखिएगा 8 और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया था, ठीक है, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर यहाँ से कि किसका उपनाम द वॉल है? ठीक है, द वॉल, ठीक है, क्रिकेटर हैं ये। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राहुल द्रविड़, ठीक है, राहुल द्रविड़ यहाँ पे याद रखिएगा नाम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहता है कि पाकिस्तान के जो खिलाफ 2004 में 12 घंटे से अधिक समय तक खेलकर और 270 रन जैसी पारी के कारण जो राहुल द्रविड़ को एक उपनाम दिया गया द वॉल के नाम से, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है, और स्विट्जरलैंड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ और भी एक और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आता है कि इसकी स्थापना जो 1863 में 1863 में हुई थी रेड क्रॉस की स्थापना, और किसने की थी? हेनरी ड्यूरंट के द्वारा किया गया था। और इसको साथ साथ एक और प्रश्न है कि इन्हें तीन बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। कब कब? 1917, 1944, 1963। 17, 44, 63 याद रखिएगा तीनों डेट, ठीक है। और प्रति वर्ष जो है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 मई को ये मनाया जाता है। नाम याद रखना है, डेट भी याद रखना है, सभी चीज़। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ बाहर कर दिया था? इसका याद रखिएगा, अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा विरसाल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक जो है 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। तो अकबर जो है कि दाऊद को पटना से और हाजीपुर से खदेड़ करके बाहर किया था। दाऊद को किसने? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अकबर के राज दरबार कितने रत्न थे? ठीक है, देखिएगा अकबर से यहाँ पर 2 प्रश्न लगातार पूछ दिया गया मुगल वंश से, ठीक है, एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ठीक है। इस तरह से देखिए प्रश्न पूछ दिया जाता है। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9 रत्न कौन कौन से थे? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अलाउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, याद रखिएगा नाम सभी लोग का। पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन थे जो कि नवरत्न में से कौन शामिल नहीं थे, इस तरह से प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो नाम याद रखिएगा, तो उससे आपको उसको छांट करके बना सकते हैं आप लोग। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कोचीन थी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना, और 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था पुर्तगालियों ने। 29 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना एक जगह है, ठीक है, तलवंडी में हुआ था, याद रखिएगा गुरु नानक का जन्म। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? तो देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने? तो इसका राइट आंसर रंगून हो जाएगा, ठीक है, रंगून भेज दिया था बहादुर शाह जफर को।
अंतिम मुगल सम्राट थे ये। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह जफर को, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर कहा जाता है, उनको बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। 31 नंबर प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिएगा, इनमें से चारों में से कोई नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा 1789 में किया गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम पहला संस्कृत नाटक और उसके लेखक कालिदास हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा विलियम जोन्स का नाम इसमें है ही नहीं, तो चारों में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर स्टार में आपका आंसर दिया है, तो याद रखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने किया था और कालिदास इसके लेखक थे अभिज्ञान शाकुंतलम के। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ये अंतिम वायसराय थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से हम लोग। 33 नंबर यहाँ कहता है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह का जो आरंभ हुआ था ऑप्शन नंबर बी होगा 1917, ठीक है। कब हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। एक्चुअली में हुआ ये था कि 1916 का जो आपको लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, तो गांधी जी वहाँ, तो राजकुमार शुक्ला नाम के एक व्यक्ति थे, किसान थे, देखिएगा यहाँ दिया है राजकुमार शुक्ला, वो जो है कि वहाँ मतलब गए थे, सभा में भाग लिया था और वहाँ निमंत्रण दिया था महात्मा गांधी जी को चंपारण आने के लिए, ठीक है, तीन कठिया प्रथा को समाप्त करने के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा इस तरह से, तभी जाकर के आपको 1917 में आए थे, जो कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था, गांधी जी के नेतृत्व में। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ से सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, यहाँ से कहता है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो राजदूत था, ये राजदूत बनकर के आया था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज का एक पुस्तक है इंडिका, जो कि काफ़ी फेमस है, ध्यान दीजिएगा, जो कि मौर्य वंश के समय के कार्यकाल का जो भी चीज़ घटना है उसमें घटित लिखा हुआ है। तो मेगास्थनीज देखिएगा सेल्यूकस का राजदूत था ये, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। उसके ग्रंथ इंडिका देखिए दिया है यहाँ पर, इंडिका उसका एक पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी इसमें मिलती है। 36 नंबर प्रश्न है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप प्रतीक है, ध्यान दीजिएगा, जो बुद्ध से जो जीवन से जो जुड़ा हुआ प्रतीक सब है, साइन है, जो स्तूप का क्या आपको सिंबल है, ये किस चीज़ का है? तो ध्यान दीजिएगा ये मृत्यु का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सारे प्रतीक को हम लोग यहाँ पर एक नज़र देख लेते हैं क्या क्या है। देखिएगा जन्म का है कमल और सांड, कमल और सांड जो प्रतीक है ये जन्म का है, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। गृह त्याग का घोड़ा हो जाएगा। ज्ञान का पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था, इसलिए ज्ञान पीपल हो जाएगा। निर्वाण हो जाएगा पद चिन्ह, और मृत्यु हो गया आपको स्तूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर की, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक आपको विष्णुगुप्त था, ठीक है। विष्णुगुप्त अंतिम शासक था गुप्त वंश का, और संस्थापक था श्रीगुप्त, देखिएगा संस्थापक था श्रीगुप्त, यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 38 नंबर की, अबेकस की खोज किसके दौरान की गई थी? तो अबेकस के दौरान देखिएगा इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, आयोग ने इसको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, गलत है। तो अबेकस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है आपको सारणीबद्ध रूप। ऐसा माना जाता है कि अबेकस का जो आविष्कार है, डिस्कवरी जो है आपको प्राचीन बेबीलोन में 300 से 500 BC के बीच हुआ था, यानी कि ईसा पूर्व के बीच हुआ था। अबेकस गिनती की पहली मशीन थी। उपर्युक्त विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, यहाँ पर कहता है देखिएगा 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? कौन सा देश था जो कि जर्मनी पर शासन किया था 18वीं सदी में, यानी कि 1700 समथिंग में हुआ होगा ये। तो सी हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस, यहाँ से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो ध्यान रखिएगा 1/10 होता है, ठीक है, 1/10 होता है दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4141 नंबर के, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो चार्ली हेब्डो जो है कि आपको ये साप्ताहिक के पत्रिका है जो कि ये प्रकाशित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये पेरिस, ठीक है, पेरिस, ध्यान रखिएगा। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो फ्रांस की राजधानी पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। ये एक व्यंग पत्रिका है। H1N1 इसके द्वारा फैलता है। तो H1N1 जो है यह वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है। ये स्वाइन फ्लू का ये सूत्र है, स्वाइन फ्लू इसको कहा जाता है H1N1। और H5N1 अगर पूछ देगा H5N1 तो ये आपको इसको बर्ड फ्लू कहा जाता है, जो कि मुर्गियों में ये सब पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो साहित्य उत्सव जो है आपका यह है दोस्तों जयपुर में उत्सव ये मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल क्या है? यहाँ पर देखिए पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से पलाश हो जाएगा। पलाश जो है कि यूपी का राजकीय फूल है। यहीं ध्यान दीजिएगा, अपने बिहार का अगर पूछ देगा बिहार का राजकीय फूल कौन सा है, तो गेंदा याद रखिएगा। गेंदा का फूल आप लोग देखे होंगे, पीले रंग का होता है, गोल गोल जैसा होता है ये। तो गेंदा का फूल अपने बिहार का राजकीय फूल है, और ये यूपी का उत्तर प्रदेश का पलाश का फूल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो वाल्मीकि आपको बिहार में ही अपने पड़ता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित एक बाघ संरक्षण को समर्पित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई है? ध्यान दीजिएगा, खोली गई तो कानपुर में। ऊनी कपड़ों की मिल कानपुर में। कब? 1854 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित की गई थी। मिल स्थापित होने के पश्चात 1881 में पंजाब के धारीवाल में एक और मिल की स्थापना की गई थी। 47 नंबर प्रश्न कहता है प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो प्राकृतिक रेशम की टोटल 4 किस्में होती हैं। ठीक है, शहतूत, एरी, तसर और मूंगा, चारों याद रखिएगा। देखिए दिया भी होगा इसमें मुख्य 4 किस्म, शहतूत, टसर, ईरी और मूंगा, ये 4 आपको रेशम की किस्में पाई जाती हैं अपने भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? तो जालियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919, छोटा डेट के साथ याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। जालियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसमें जो है कि आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक जो हो रही थी, इसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पर एक सभा चल रही थी, जिसमें ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर, यानी कि जनरल डायर जो था, उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर की, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ लिखी? तो गुरु गोविंद सिंह की जो शिक्षा हुई थी आनंदपुर साहिब में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, अमजद अली खान इसके बजाने के लिए जाने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अमजद अली खान क्या बजाते हैं? तो अमजद अली खान जो है कि सरोद। ठीक है, सरोद ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से। और भी देखिएगा, जैसे सितार हो जाएगा पंडित रविशंकर हैं। ठीक है, तबला जाकिर हुसैन, सभी लोग आप लोग जानते होंगे। और सरोद अमजद अली खान। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि जिन कणों पर चिरसम्मत भौतिकी के नियम लागू होते हैं उनका आकार क्या है? तो देखिएगा, ग्रेटर देन 10⁻⁻7 मीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कहता है सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है? देखिएगा, इसका पूछा है कि क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन जो इसमें से है लोटनिक घर्षण। ठीक है, जो घूमता है ना, रोटेशन देता है, उसी को लोटनिक घर्षण कहते हैं। तो लोटनिक घर्षण होगा। फिर उसके बाद ग्रेटर देन, उससे देखिए ये ज़्यादा लगता है। उसके बाद एस्थेटिक घर्षण, फिर उसके बाद हो जाएगा गतिज घर्षण। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर की, ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व p, माध्यम का घनत्व p के मध्य क्या रिश्ता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा v² प्रोपोर्शनल टू 1/p, यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। 54 नंबर प्रश्न है कि बैगनी प्रकाश के लैम्डा का प्रास nm में क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसको लैम्डा कहते हैं। ठीक है, इस साइन को, जो ये प्रतीक है, इसको लैम्डा बोला जाता है। तो बैगनी प्रकाश के लैम्डा का प्रास इसमें प्रास पूछ रहा है, यानी कि रेंज पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से 380 से 450। ठीक है, 380 से 450 लैम्डा इसका प्रास होता है nm में। ठीक है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, एक तरंग 2 क्रमागत सिरिंगों के गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। 55 नंबर प्रश्न है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? अगर एक पेशेंट है, उसके अंदर के पार्ट को अगर देखना है तो उसका क्या यूज़ किया जाता है? सभी लोग आप लोग जानते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। 56 नंबर प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो है कि सबसे लंबी रात्रि जो होती है ये 22 दिसंबर को होती है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 57 नंबर की, ग्राज शहर कहाँ पर है? ध्यान दीजिएगा, कहता है ग्राज शहर ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया में ये आपको पड़ता है ये शहर ग्राज। ठीक है, ग्राज जो है कि ऑस्ट्रिया का दूसरे सबसे बड़ा शहर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है, याद रखिएगा। यह आपको देखिएगा, आपको ग्राज शहर जो है कि आपको
स्टारमार्क नदी के किनारे स्थित है। यह शहर अपनी ऐतिहासिक और वास्तुकला के लिए फेमस है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिएगा एक फिजिक्स का ये सूत्र पूछा है यहाँ पर कि राशि ut + ½ AT स्क्वायर, चिन्हों का अर्थ सामान्य है। इसका पूछ रहा है कि आयाम क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आयाम L हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन के लिए मैं PDF दे देता हूँ टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप लोग ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है। जब कोई जो लाइट होता है, प्रकाश है, दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है, तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, उसका तरंगदैर्घ्य और चाल जो है कि बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति जो होता है उसका वो आपको चेंजिंग नहीं होता है उसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का वेग यानी कि चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, जबकि उसकी आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, SCF LCM देखिएगा मैथ और रीजनिंग के लिए मैं PDF दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग इसे रिसीव करके वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी R के बीच क्या रिश्ता होगा। तो D में चले जाइए, F = 1/r² हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता के बारे में क्या सत्य है। चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता के बारे में क्या सत्य है, यानी कि सही पूछ रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिक। ठीक है, वे पदार्थ जो मजबूत चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। इन दोनों पदार्थों की चुंबकीय सुग्राहिता अधिक होती है। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है किसमें sp संकरित कार्बन है। ध्यान दीजिएगा sp संकरित कार्बन किसमें है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसमें आपको sp संकरित कार्बन है, ऑप्शन नंबर सी आपको सही उत्तर होगा। 74 H बम किस पर आधारित है, यानी कि हाइड्रोजन बम पूछ रहा है कि किस पर आधारित होता है। ये आपको नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक है, और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है, यानी कि हमेशा 1 होती है ऑक्सीकरण संख्या किसकी, तो फ्लोरीन की होती है। ठीक है, F ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 होती है। ठीक है, 1 नहीं -1 है ये। 76 नंबर प्रश्न है कि CO2 के 1 मोल में होते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने परमाणु या अणु होते हैं, तो D हो जाएगा यहाँ से 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, देखिएगा CO2 का 1 मोल बराबर C का 1 मोल, कार्बन का 6 × 10⁻23 एक परमाणु। 77 नंबर प्रश्न है कि N2+O2 रिएक्टेड बाई 2NO के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। सिद्धांत पूछा है एक डेल्टा P, ध्यान दीजिएगा 78 नंबर, सिद्धांत डेल्टा P × डेल्टा X ग्रेटर देन इक्वल H/4π क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत ये कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको ये ध्यान में रखिएगा, ये क्या कहलाता है, डेल्टा P × डेल्टा X ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π, ये आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत ये कहलाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रचक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं, तो इसके 2 मान संभव होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। देखिएगा उस क्वेश्चन का यहाँ पर डिटेल्स दे रखा है कि प्रचक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कक्ष में घूर्णन को दर्शाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन या 2 दक्षिणावर्त दिशा में या वामावर्त दिशा में घूम सकती है, इसलिए चुंबकीय क्वांटम संख्या के किसी विशेष मान के लिए प्रचक्रण क्वांटम संख्या के जो मान है, 2 मान, एक होता है आपको +½ और एक होता है -½ हो सकते हैं। ठीक है, इसका 2 आपको आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न कहता है एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NCl2। ठीक है, NCl2 हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले जिस चीज़ का उपयोग करता है वह क्या है। जब कोई व्यक्ति अगर भूखा होता है तो कह रहा है कि व्यक्ति सबसे पहले जिस चीज़ का उपयोग करता है वो क्या है आपको, तो ग्लाइकोजन यहाँ से सही उत्तर होगा, ग्लाइकोजन का यूज़ करता है वो सबसे पहले, कोई व्यक्ति अगर भूखा होता है तो। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं हम लोग कि व्यक्ति के शरीर में यकृत की मदद से अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में
परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जब व्यक्ति भूखा होता है तो उसका शरीर सबसे पहले ग्लाइकोजन का ही प्रयोग करता है। ग्लाइकोजन का प्रयोग ग्लूकोज में परिवर्तित होने के बाद ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है इनमें से? कह रहा है कि कौन सा इसमें से प्रोटीन नहीं है? कोलेजन, इलास्टिन, रेशम या लिम्फोसाइट? तो देखिएगा ये लिम्फोसाइट जो है ये आपको प्रोटीन नहीं है, अदरवाइज इलास्टिन, रेशम, कोलेजन तीनों आपको प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 83, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से Cu, ठीक है, कॉपर, ये आपको नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84 नंबर कि किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है? होलोफाइटिक आपको किसकी पोषण विधि है? तो सी हो जाएगा यूग्लिना, यूग्लिना यहाँ से आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन एस्टेरॉइड का स्राव करता है? एस्टेरॉइड यानी कि जिसको हार्मोन बोला जाता है, तो एस्टेरॉइड का हार्मोन यहाँ कह रहा है कि स्राव यानी कि कौन करता है? मुख, गुहा, आमाशय, अग्न्याशय, पित्ताशय। 85 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा गॉल ब्लैडर, ठीक है। पित्ताशय जो होता है ये आपको एस्टेरॉइड का स्राव करती है। और इसमें देखिएगा जो पित्ताशय में पित्त जो निकलता है ये कहाँ से निकलता है? निकलता है वो लीवर से, ठीक है, यकृत से निकलता है पित्त, और पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में जाकर के जमा होता है। 86 नंबर प्रश्न है कि खाली स्थान श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है, कौन करता है? हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट जिसको हम लोग कहते हैं हरित लवक है। हरित लवक जो है कि श्वसन तंत्र का यूज़ करके पादप कोशिकाओं यानी कि प्लांटी सेल जो होता है उसमें ऊर्जा का उत्पाद करता है, एनर्जी का उत्पाद, ठीक है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि विषाणुओं में होता है, क्या होता है? वायरस में, ध्यान दीजिएगा। तो वायरस में जो है कि आपको या तो आरएनए होगा या तो फिर डीएनए होगा, यानी कि दोनों होता है, या आरएनए या डीएनए वायरस में। 88 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, किसी पायस परास में परिक्षेपित कणों का आकार खालिस्तान के बीच होता है? तो यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच होता है, ठीक है। ये जो ए के ऊपर गोल जैसा एक बिंदु होता है इसको एंगस्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। तो एंगस्ट्रम 10 से 100 एंगस्ट्रम के बीच होता है किसी पायस परास में परिक्षेपित कणों का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयव संभव हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सी हो जाएगा, टोटल 5 आपको समावयव संभव है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर के यदि दोनों जनकों का रक्त समूह AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होंगे? तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों के आपको जो संभावित जो पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, AB या AB। अगर माता और पिता कह रहा है यहाँ पर दोनों जनक का अगर ब्लड ग्रुप AB अगर है दोनों का, तो उनके बच्चों में संभावित जो आपको ब्लड ग्रुप हो सकता है तो A हो सकता है या तो फिर B हो सकता है या दोनों आपको AB भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ पर देखिएगा ब्लड ग्रुप का यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, माता पिता रक्त समूह और बच्चों में संभावित रक्त समूह। इसको भी एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। अगर O गुने O यानी कि माता और पिता दोनों का कह रहा है O होगा तो सिर्फ O ही ब्लड ग्रुप होगा। O और A है तो O और A हो सकता है, O या A। OB है तो O और B हो सकता है। O और AB अगर है तो A और B होगा, या तो फिर A होगा या फिर B। अगर दोनों में अगर A है तो A और O हो सकता है। अगर A और B अगर एक में है तो देखिएगा यहाँ पर O भी हो सकता है, A B और AB भी हो सकता है। एक में एक है A है और एक में AB है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा A B और AB भी हो सकता है। B अगर दोनों में है B ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा B और O हो सकता है उसके बच्चों में, संतान में। B और AB अगर है तो A B और AB होगा, AB अगर दोनों हैं तो दोनों में आपको A B या AB होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही वाला आपको प्रश्न पूछा गया है, यही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 91 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे आर्द्र स्थान ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एशिया, ठीक है, एशिया। विश्व का सबसे आर्द्र स्थान एशिया महाद्वीप में भारत के मेघालय राज्य में स्थित है मासीराम, जहाँ पर आपको वर्षा सबसे ज़्यादा होती है वर्ल्ड में, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको वर्षा जहाँ पाई जाती है मासीराम मेघालय में, यहाँ विश्व में सर्वाधिक देखिएगा वर्षा होती है। 92 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो अगर समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोबाथ कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइसोबाथ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93 नंबर के खालिस्तान एक ठंडी और शुष्क पवन है, क्या है? एक ठंडी और एक शुष्क पवन क्या है, खालिस्तान कह रहा है, तो सी हो जाएगा बोरा। ठीक है, बोरा एक ठंडी और ये शुष्क हवा है जो कि इटली, स्लोवेनिया और क्रोएशिया के एड्रियाटिक क्षेत्र में उत्तर पूर्वी से बहती है। ये कैरिबियन क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को हरिकेन और भारत में चक्रवातों को साइक्लोन कहा जाता है। 94 यह नदी दिल्ली में है, तो ध्यान दीजिएगा दिल्ली जो है आपको कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सभी लोग जानते होंगे कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि इरावदी नदी जिसमें जा मिलती है, किसमें जा मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में इरावदी नदी जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नदी का एक उथला विस्तार जो चलकर या गाड़ी से पार किया जा सकता है, क्या कहलाता है? नदी का एक उथला विस्तार, तो इसका राइट आंसर फ्योर्ड हो जाएगा। ठीक है, फ्योर्ड, नदी का उथला विस्तार जो चलकर या गाड़ी से पार किया जा सकता है उसे फ्योर्ड कहते हैं। नॉर्वे की तटीय भूमि फ्योर्ड तटों का बेहतर उदाहरण है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 97, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है ये आपको ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। देखिएगा, ग्रीनलैंड है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रथित फल है इनमें से? तो संग्रथित फल दोस्तों यहाँ पर देखिएगा शहतूत है यहाँ से संग्रथित फल। शहतूत एक कटहल भी होता है, दोनों याद रखिएगा, शहतूत और कटहल दोनों हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, लाइपेज के द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर वसी अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ठीक है, लाइपेज के द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। 100 नंबर क्वेश्चन है इसका और लास्ट क्वेश्चन है ये इस सेट का, और ये सेट भी आज अंतिम था। इसके बाद हम लोग या तो यूथ का वॉल्यूम 2 हम लोग लेकर के चलेंगे, या तो फिर प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3, क्योंकि वॉल्यूम 1 और 2 वॉल्यूम ये प्लेटफॉर्म का लग चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए रिवीजन स्टार्ट कर दें, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से इतना आगे है, यानी कि कितना आगे है? प्लस में ध्यान रखिएगा, प्लस में होता है 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारतीय मानक समय अपना कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। अगर पूछ देगा भारतीय मानक समय ये कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर। ठीक है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, जगह पूछता है ये भी प्रश्न। ठीक है, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, नैनी एग्जैक्ट जगह है वहीं से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा आपको, ऑप्शन नंबर 1। और एक और फैक्ट इसमें, एक और प्रश्न निकल के आता है कि अगर पूछ देगा भारतीय मानक समय भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने कई सारे सेट में इसका ट्रिक भी मैंने बता रखा है, जो कंटिन्यू होंगे हमारे चैनल पर वो जानते होंगे। ठीक है, इसका देखिएगा एक ट्रिक है जो भी मैं फिर से बता देता हूँ, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में। उत्तर आंध्रा माही छतरी लेकर उड़ा। ठीक है, यानी कि उत्तर से हो गया आपको दोस्तों उत्तर प्रदेश, आंध्रा से हो गया आंध्र प्रदेश, माही से हो गया मध्य प्रदेश, माही छतरी लेकर के उड़ा, यानी कि छतरी छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ा से हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, ये 5 राज्य से होकर भारतीय मानक समय गुजरता है। इसका ये ट्रिक आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि ये आज का भी सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि हमको लोग इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का और रेलवे का भी हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं अपने चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू चैनल पर बने रहें और प्रैक्टिस लगातार करते रहें। सभी एग्जाम की तैयारी यहाँ पर निःशुल्क कराई जाती है। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।